नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आइए आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में पाठ नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में से जो जनजातियां हमारे सिलेबस में दी हुई हैं उनमें से आज हम भील जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भील जनजाति। आप अपनी पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और साथियों इसको समझते हुए अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। चलिए सबसे पहले हम भील जनजाति का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा, भील शब्द की जो उत्पत्ति है साथियों द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है। बील शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। अर्थात ये जो भील लोग होते हैं ये तीरंदाज होते हैं। भील भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से है। संख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। यदि हम पहली दो जनजातियों की बात करें तो भारत की जो पहली दो जनजातियां हैं उनमें गोंड और संथाल ये जनजातियां हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है भील जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें, यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भील जनजाति का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर यहाँ आता है मीणा जनजाति। तो राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनमें मीणा और भील, मीणा पहले स्थान पर और भील दूसरे स्थान पर। और यदि पूरे भारत में हम बात करें तो भील आते हैं तीसरे स्थान पर। वहाँ पर साथियों सबसे जो बड़ी जनजाति है उनमें गोंड और संथाल पहले और दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर आता है भील। तो ये था इसका सामान्य परिचय। आइए अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि भीलों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो किस प्रकार से रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन समय में भीलों की उत्पत्ति से संबंधित किस किस प्रकार के मत प्रचलित रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को घायल कर दिया था। क्या हुआ, प्राचीन समय में महादेव का जो पुत्र निषाद था उसने अपने पिता महादेव के बैल जिसका नाम था नंदी उसको घायल कर दिया था। दंड स्वरूप निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की सजा दी गई। तो बैल को घायल करने की सजा के रूप में महादेव ने अपने पुत्र निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की सजा दी थी और उन्हीं से भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। और भील भी साथियों पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। फिर कर्नल टॉड जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं के अनुसार भील अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं जिन्होंने राणा पूंजा के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सहायता की थी। कर्नल टॉड ने यह कहा कि जो भील लोग हैं ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। आपको पता है इतिहास में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। उस संघर्ष में भील लोगों ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी और इनका नेतृत्व करने वाला था राणा पूंजा। फिर यदि हम बात करें तो भीलों का संबंध रामायण काल से भी रहा है। आपने सुना होगा सबरी के बेर। भगवान श्री राम जब सीता की खोज में जा रहे थे तो सबरी ने उन्हें बेर खिलाए थे। और बेर कैसे, जूठे बेर, चक के जूठे बेर। यानी सबरी नामक जो महिला है, जो भील महिला थी, उसने पहले बेर खुद चखे और उसके बाद फिर
श्री राम को दिए। तो भीलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। अब आइए इनके शारीरिक जो गठन है उसकी बात करते हैं। भील लोगों का शारीरिक गठन कैसा होता है, ये लोग कैसे होते हैं। भील जनजाति के लोगों का रंग जो होता है वो काला होता है। इनका रंग साथियों कैसा होता है, काला होता है। नाक चौड़ी होती है और कद मध्यम होता है, अर्थात इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। वह शरीर गठीला होता है, ये सुगठित शरीर वाले होते हैं। ये लोग परिश्रमी व ईमानदार होते हैं। ये इनकी विशेषता है कि ये बहुत परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ईमानदार होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। भी लोग कभी झूठ नहीं बोलते और चोरी करने को ये धार्मिक पाप मानते हैं। चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। तो यहाँ पर भीलों के निवास क्षेत्र के लिए हमने एक मैप भी लिया है भारत का। भील लोग अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों तथा वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, भील जो होते हैं पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों के निवासी हैं। तो ये लोग अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं और जो वन क्षेत्र हैं उनमें निवास करते हैं। अब यदि हम बात करें मैप में अरावली और विंध्याचल और ये कहाँ पर विस्तृत हैं, तो आइए देखते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है, ये राजस्थान है। राजस्थान में ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें भील जनजाति निवास करती है। भारत में ये लोग 4 राज्यों में, मुख्य रूप से 4 राज्यों में निवास करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ देख लीजिए, ये हमारा राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र है। तो इन 4 राज्यों में भील निवास करते हैं। और फिर राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान के दक्षिणी भागों में ये जो गुजरात और मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र हैं, इनमें दक्षिणी भागों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो ज़िले हैं इनमें भील प्रमुखता से निवास करते हैं। यानी राजस्थान में भीलों की जो जनसंख्या है उसका जो केंद्रण है वो दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों में देखने को मिलता है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। तो ये था भीलों का निवास क्षेत्र। चलिए अब हम इनके आर्थिक क्रियाकलापों की बात करते हैं। भीलों के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं साथियों, आप देखेंगे कि जितनी भी जनजातियां हैं वो जनजातियां जो होती हैं आखेटक होती हैं। आखेटक अर्थात आखेट करती हैं, शिकार करती हैं और संग्राहक होती हैं। संग्राहक से तात्पर्य है कि भोजन वनों से ये कंदमूल, फल आदि का संग्रहण करती हैं। तो इनकी जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें आखेट, संग्रहण। लेकिन भील जनजाति जो है इनके आजीविका के मुख्य आधार में खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि। आदिम कृषि से तात्पर्य है कि परंपरागत ढंग से जो कृषि की जाती है जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। और पशुपालन, ये लोग पशुपालन भी करते हैं। ये लोग वनों से कंद मूल, फल फूल और पत्तियां एकत्र करते हैं। साथियों आपको पता है कि दक्षिणी राजस्थान में तेंदू नामक वृक्षों की अधिकता है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तेंदू नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे बेड़ियाँ भी, जिनके पत्तों से बेड़ियाँ बनती हैं। तो उनके पत्तियों को भी एकत्र करते हैं। उसके अलावा वनों में पाए जाने वाले विशेष कंदमूल, फल फूलों को भी ये एकत्र करते हैं। अब इनके आखेट की बात करें तो आखेट से तात्पर्य यहाँ शिकार से है। भील लोग किस प्रकार से शिकार
करते हैं। आखेट से तात्पर्य क्या है साथियों? शिकार। तो आखेट का अर्थ होता है शिकार। ये लोग जंगलों में तीर कमान से, इनके पास तीर कमान होता है। जैसा कि हमने भीलों का शुरुआत में जब परिचय पढ़ा था तो देखा था कि भीलों की जो उत्पत्ति है, भील शब्द की जो उत्पत्ति है बीलू से हुई है, और जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। तो ये परंपरागत रूप से तीरंदाज होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं। तो तीर कमान से ये जंगली पशुओं का शिकार करते हैं तथा तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इनके जो बाण होते हैं, तीर कमान जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरियो, बड़े पशुओं के शिकार के लिए काम में लिया जाता है। साथियों, जो बड़े बड़े पशु होते हैं उनका शिकार करने के लिए जो तीर कमान काम में लिया जाता है, जो बाण काम में लिया जाता है, उसका नाम है हरियो। और दूसरा है रोबदो, छोटे पशुओं के शिकार के लिए काम में लिया जाता है। तो इनके जो बाण हैं वो साथियों 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन से हैं? एक है हरियो और दूसरा है रोबदो। तो हरियो नामक जो बाण है वो बड़े पशुओं के लिए, और रोबदो छोटे पशुओं के लिए के शिकार के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही पक्षियों के शिकार के लिए, यहाँ पर देखिए इनके पास एक विशेष प्रकार का फंदा होता है। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा काम में लिया जाता है जिसे फटकिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फटकिया क्या है? तो ये एक प्रकार का फंदा है जो पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। और कौन सी जनजाति काम में लेती है? भील जनजाति। इस बार कोविड-19 की वजह से आपका जो सिलेबस है उसको भी काफ़ी कम किया गया है, और आपका जो परीक्षा पैटर्न है उसमें भी काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। तो इस बार आपके मल्टीपल चॉइस और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पर पूछा जा सकता है फटकिया क्या है, या फिर भील जनजाति द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाने वाला जो फंदा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फटकिया। तो इस प्रकार आप इनकी जो शब्दावली है इस पर विशेष ध्यान आपको देना है और इनको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब इनकी कृषि की बात करते हैं। भील लोगों की जो कृषि है, भील लोग स्थानांतरित प्रकार की कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मान लीजिए जंगल है, ये जंगलों को जलाकर यहाँ पर भूमि को साफ करके और कृषि करते हैं। साल 2 साल बाद इस स्थान पर को छोड़कर नए स्थान पर कृषि करने लग जाते हैं। स्थान बदल जाता है। स्थान बदल जाने की वजह से इस प्रकार की जो कृषि है उसको नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि। और पूर्वोत्तर भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो भीलों द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसे भी निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, चिमाता और दजिया। भील जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको स्थानीय स्तर पर चिमाता और दजिया नाम से जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। अब इनको याद कैसे रखना है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चिमाता, साथियों चिमाता में ऐसे मान लीजिए माता शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है, लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए जितने भी देवियाँ होती हैं उनके जो मंदिर होते हैं अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि माता का मंदिर होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो चिमाता नामक जो कृषि होती है वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और दजिया, यहाँ पर साथियों मैदान और यहाँ पर भी दै। तो ये वाली जो कृषि है, दजिया प्रकार की जो कृषि है वो मैदानी भागों में की जाती है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और साथियों यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने जो सहपाठी हैं उनको भी शेयर ज़रूर करें और उनको अवश्य बताएं कि इस चैनल पर आपका जो कक्षा
12 का भूगोल विषय है वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इनके भोजन की। तो भीलों का जो भोजन होता है, भील लोग मुख्यतः मक्का व ज्वार को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इनका जो भोजन है उसमें मक्का और ज्वार की अधिकता होती है। ये लोग मक्का से बनी राबड़ी तथा महुआ एक पेड़ होता है साथियों, से बनी मदिरा के बहुत शौकीन होते हैं। ये मक्का की राबड़ी बनाते हैं, लापसी बनाते हैं, और महुआ के पेड़ों से उसके फलों से शराब बनाते हैं जिसके बड़े शौकीन होते हैं। उत्सव और प्रीतिभोज के अवसर पर चावल बनाए जाते हैं जिन्हें चोखा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों के जीवन में चोखा क्या है, भीलों के जीवन में चोखा क्या है? तो उत्सव विशेष पर बनाए जाने वाले जो चावल हैं उनको चोखा कहा जाता है। तो भोजन में मुख्य रूप से मक्का है, ज्वार है, और महुआ का जो वृक्ष है उसका इनके दैनिक जो भोजन है उसमें विशेष महत्व है। इसके अलावा अवसर विशेष पर जो चावल बनाए जाते हैं उन्हें चोखा कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं इनके वस्त्रों की। तो भीलों के जो वस्त्र हैं साथियों, देखिए प्राचीन समय में ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते थे, लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे सांस्कृतिक घुलन हुआ है, सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुआ है, ये लोग सभ्य समाज के संपर्क में आने लगे हैं, तो ये लोग पुरुष लोग कमीज पहनने लगे हैं, धोती पहनते हैं, साफा या पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। साथियों, भीलों में जो पुरुष होते हैं वो तंग धोती यानी तंग धोती पहनते थे, जिसे भीली भाषा में या फिर स्थानीय भाषा में डे पाडा भी कहा जाता है। इनमें जो स्त्रियां होती हैं घाघरा पहनती हैं, कांचली पहनती हैं और लुगड़ी पहनती हैं। इसी प्रकार लड़के जो होते हैं लंगोट पहनते हैं, लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती हैं। ओढ़नी से तात्पर्य होता है जिसे हम लुगड़ी बोलते हैं। ये लोग चांदी व पीतल आदि से बने हुए आभूषण भी पहनते हैं। तो इनमें वस्त्रों के साथ साथ आभूषण पहनने का भी शौक बहुत होता है। ये शरीर पर मांडने भी मंडवाते हैं, गुदवाते हैं शरीर पर, ठीक है ना। और चांदी और पीतल से बने हुए आभूषण भी ये पहनते हैं। आइए अब इनके निवास गृह की बात करते हैं। इनके जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए, भीलों के घर सामान्यतः लकड़ी और घास फूस के बने होते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी होते हैं, वनों में जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं। तो इनके जो घर हैं वो लकड़ी और घास फूस से बने होते हैं, छप्पर टाइप के होते हैं, जिन्हें कू कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भीलों के घरों को कू कहा जाता है। अब बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि एस्किमो के जो घर होते हैं, एस्किमो के जो शीतकाल के घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और उनके जो ग्रीष्मकाल के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर एस्किमो के जो शीतकाल के घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है, और ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं उन्हें कर्मक कहा जाता है। इसी प्रकार भीलों के जो घास फूस से बने हुए घर हैं उन्हें कू कहा जाता है। इनकी झोंपड़ियाँ अपने आप में पूर्ण होती हैं। पूर्ण होने से तात्पर्य है कि वहाँ पर आवास के साथ साथ, अर्थात पुरुषों के, व्यक्तियों के परिवार के निवास के साथ साथ अन्न भंडारण के लिए और पशुओं को रखने की व्यवस्था भी होती है। भीलों के छोटे गांव को फला, इनके जो छोटे छोटे गांव होते हैं, कम घरों के जो गांव होते हैं उनको फला कहा जाता है, फैला। और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। साथियों, जो बड़ा गांव होता है उसको पाल कहा जाता है। पाल के मुखिया को गमेती, पाल का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों में जो बड़े गांव होते हैं, भीलों के पाल, उनके मुखिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गमेती।
वे मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। मार्गदर्शक से तात्पर्य यह है कि रास्ता बताने वाला जो होता है उस व्यक्ति को बोलावा कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में पर्यटन विभाग में जो गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, गाइड, उसी प्रकार भीलों में जो मार्गदर्शक होते हैं उनको बोलावा कहते हैं। आपातकाल में भील अपने लोगों को एकत्र करने के लिए ढोल बजाते हैं या आग जलाते हैं। तो ये विशेष शैली में ढोल बजाते हैं जिससे भील लोग एकत्र हो जाते हैं और उनको संदेश जाता है कि किसी प्रकार की आपत्ति आ गई है, तथा फायरे फायरे का रणघोष करते हैं। फायरे फायरे का रणघोष करते हैं जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। तो आपातकाल में ये लोग ढोल बजाकर अपने लोगों को एकत्र कर लेते हैं या फिर फायरे फायरे का रणघोष करते हैं जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। तो साथियों, ये था हमारा भीलों के बारे में कुछ सामान्य परिचय। अब शेष बचे हुए जो टॉपिक्स हैं भील के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनकी हम PDF भी डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। और अच्छे से पढ़िए। इस बार आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है 15 मई से आपकी एग्ज़ाम होंगे। तो साथियों, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि इस बार सिलेबस कम है और सवालों की जो संख्या है ऑब्जेक्टिव या फिर अति लघुतरात्मक सवाल अधिक रहने वाले हैं, इसलिए आपको लाइन टू लाइन इस बार याद होनी चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।